आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8, रिकॉर्डिंग के लिए बोला हूँ, ठीक है कि रिकॉर्डिंग में भूल गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक होमवर्क दिया था, होमवर्क कितने लोगों ने किया है? एक ने तो कर लिया, ठीक है, वो भी गलत है। वो गलत कहाँ है मैं बताऊंगा तुम्हें अभी, ठीक है। आखिरी के 3 स्टेप गलत है तुम्हारे, बाकी सारा सही किया है। अप्रोच ठीक लगी मुझे। हाँ भाई होमवर्क, हाँ इसका तो 0 है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब एक रिंग है, ठीक है, एंगेजमेंट रिंग है, उसको निकाला, उस पर जो है चार्ज जो है ट्रांसफर कर दिया। अब उस पर क्या हुआ, सारे चार्ज क्या हो गए, इक्विडिस्टेंट हो गए, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल चार्ज छोटे छोटे पीसेस में बिखर गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। छोटे छोटे पीसेस में पॉजिटिव 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 सारे क्या हो गए, बराबर दूरी पर हो गए, है ना, इक्विडिस्टेंट हो गए। उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला कि सेंटर में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है, बाहर की तरफ होती है। तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर अगर मैंने बोल दिया कि मैंने नेगेटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मान सकता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान सकता हूं ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। चलो छोड़ो, जाने दो, इतना टेंशन कौन लेगा, मत रखो कुछ भी, बस ये रखो कि इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर वो आउटवर्ड होगी, है ना, सेंटर की तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज से ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं आउटवर्ड एट सेंटर O, और ए बी वाले दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो होगा क्या, बहुत सिंपल सा था, है ना। इस पेन को दोनों हाथ खींच रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं जाएगा ये, नहीं जाएगा ना, सिंपल है ना, इसका मतलब कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है कि इसी प्रकार से अगर कोई और सेगमेंट आप ले लीजिए सर, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो भी क्या होगी, इक्वल और अपोजिट होगी, इक्वल और अपोजिट होगी ना, इक्वल एंड अपोजिट, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेंटर O पर क्या होगी, 0 होगी सर, क्या होगी, 0। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इस रिंग को क्या कर दिया, परपेंडिकुलरली रोटेट कर दिया, घुमा दिया। पहले ऐसे रखी हुई थी, है ना, अब इसको ऐसे पकड़े और इसके बाद ऐसे फ्लिप कर दिया, तो ये इस तरीके साइड से दिखने लगा, है ना, साइड से दिख रहा है। अच्छा, इसका जो केंद्र बिंदु है वो O था, है ना। अब ये केंद्र बिंदु O किधर की तरफ है, इस तरफ, है ना, इस तरफ। अगर सामने से देखोगे तो ठीक है, सेंटर दिख रहा है। मैंने एक होमवर्क दिया था कि इसके लिए पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसका डेरिवेशन करके आना, ठीक है, जो कि आपने बहुत अच्छे से करके आए हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे क्या सीखा था हमने, कुछ नहीं आता हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आता था कि फोर्स अपॉन, हम क्या करते थे, Q नॉट लिख देते थे। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको मैग्नीट्यूड में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल था। ये Q नॉट क्या था, जिस भी पॉइंट P पर आपको निकालना है वहां कुछ मत करो, वहां टेस्ट चार्ज रख दो, है ना, यही सिखाया था मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 क्या हो गया, ये पूरा रिंग का चार्ज हो गया। मैंने कहा कि एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया मैंने, जिसकी लेंथ कितनी थी, dl, ठीक है। चलो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, मान लेते हैं हम ये रिंग देख रहे हैं, टोटल चार्ज देख रहे हैं, Q नॉट अपॉन, इससे इस रिंग की किसी भी पॉइंट पर जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां से जो दूरी होगी पॉइंट P की बराबर होगी, नहीं पचरा सर, समझ नहीं आ रहा, है ना। ला यार अंगूठी उंगठी पहने उतारो, जल्दी दो हमको, अंगूठी दो, एंगेजमेंट रिंग निकालिए अपनी, अंगूठी जब पहने हो, इतनी काम की चीज है। देखो यही है असलियत में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसी से इंस्पायर्ड है, ठीक। अबे रिंग बहुत ज्यादा छुट रही, पैसा खर्च करो ठीक है, तुम्हें दिख रही है, हाँ दिख तो रही है, इतना तो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये रिंग है, समझना ध्यान से, ये रिंग छोटू सी रिंग, ये देखो बड़ी वाली रिंग से ऐसे कंपेयर करो, इस तरीके से एक्चुअल में रखी हुई है, तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है। अब इसका सेंटर ये बीच में दिख रहा है तुमको, बीच में सेंटर होगा कि नहीं होगा, सर्कल है, गोला है, तो फिर सेंटर होगा। अब इस सेंटर से परपेंडिकुलर मतलब लंबवत यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लो ये मेरी जो ये पेन है, इसी को रख लेते हैं, देखो इसके परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा,
जो इसका एज है, रिंग का जो एज है, मतलब ये वाला सिल्वर वाला पोर्शन है ना, इससे जो दूरी होगी पॉइंट पी के सब जगह से बराबर होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? परपेंडिकुलर है ना भाई। अरे बड़े भाई ये ऐसे रखी है पेन, ये आपका सर्कल रखा है, अब मैं इसे ऊपर चला गया इस पॉइंट पी पर, तो मैं सेंटर के परपेंडिकुलर हूं ना, सेंटर से सीधे ऊपर चला गया, मैं सेंटर पे बैठा था। सुनो ध्यान से, बचपन से पढ़ते आए हो लेकिन कुछ याद नहीं है। यहाँ रेडियस r और यहाँ पे भी रेडियस r क्यों होता था? अगर पॉइंट ये A है और ये पॉइंट B है, दोनों केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर है, तभी तो सर्कल है। बराबर ना होते सर्कल कहां से होता है ये? हाँ, अब मैंने कहा इस पॉइंट O के ऐसे पकड़े खींच दिया ऊपर। बर्थडे की टोपी नहीं देखी क्या कभी? बर्थडे की टोपी नहीं देखी है? तो उसमें जो कोन बनता है वैसा ही तो कुछ आकार बन रहा है। ये देखो पॉइंट B, इसको मैंने क्या करते घुमा दिया, अब मैंने लिटा दिया इसको, ये है तेरा पॉइंट O, इसी के ऊपर लंबवत चला गया मैं, ठीक है। अब जरा देखो क्या बनेगा, टोपी बन रही है कि नहीं? हाँ, ये सामने वाले धागे, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आया समझ में? तो ये जो पॉइंट P की दूरी होगी, जितने भी पॉइंट आपके इस सर्कल पे है, इस रिंग पे हैं, जितने भी चार्ज है, क्या उनकी दूरी पॉइंट P के बराबर नहीं होगी? होगी कि नहीं? पच रहा है कि नहीं? अब ठीक है, चलो। ज्यादा मसालेदार खाना तुम लोग खाने के आदती हो नहीं मतलब एकदम समझ नहीं आता तुम्हें। चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ नहीं कि रोने लगेंगे तुम? नहीं सर नहीं आ रहा कुछ भी, कोई बात नहीं, सब आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या किया मैंने, सिर्फ एक पॉइंट लिया इस पूरी रिंग का। इतनी सी रिंग है, बहुत बड़ी रिंग है तुम्हारी ले भाई तू अपनी रिंग ले ले, नहीं तो रोने लगेगा, ठीक है। अब इस रिंग का मैंने एक पर्टिकुलर पोर्शन छोटा सा ले लिया, ठीक है, छोटा सा पोर्शन ले लिया। अच्छा ये बताओ, ये तो रेडियस समझ में आ रहा है कि रेडियस समझ नहीं आ रहा है? ये तो आ रहा है ना बड़े भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस पॉइंट P को पकड़ ली, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया DL नाम दे दिया, ठीक है। मैंने इसको इधर लिख दिया, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये इस रिंग का पॉइंट है, ठीक। और पॉइंट B को मैंने यहां रख लिया, ये मेरा केंद्र बिंदु की जगह थी, ठीक है। बस मैं उतना ही डायग्राम बनाऊंगा जितनी जरूरत है। O था और यहां से पॉइंट P की दूरी कितनी है? देखो दिया हुआ है, कितनी है? x, ठीक है। यहां से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, चलो A नाम दे देते हैं, ठीक है। A पॉइंट जो रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर A पॉइंट जो है, उसकी दूरी कितनी होगी? रेडियस r के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। अब मैंने क्या किया, यही तो उसके बीच की दूरी होगी, उस पॉइंट A और P के बीच की दूरी, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये कितनी होगी ये जानना है, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लग गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोई भी त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो सबसे बड़ी साइड होती है, इसके लिए निकालनी है, तो किसके बराबर होगी? इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। और बाकी की दो साइड जो होती है उसके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होती है, इसका रूट निकालना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, एक हो गया तुम्हारा r का स्क्वायर, एक बार क्या हो गया x का स्क्वायर और उसका रूट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस को मैंने क्या ले रखा है? स्मॉल r। मैंने इसको ऐसे मिटाया और यहाँ पर, ठीक है बॉस, समझ में आ गया? आ गया। मतलब अगर कोई पॉइंट B आप ले लोगे सर जी, अगर पॉइंट कोई B ले लोगे तो वहां से भी दूरी कितनी होगी? C ले लोगे तब, अब C नहीं बनाओ कंफ्यूज जाओगे, यहां बनाता हूं। चलो यहाँ C ले लिया तब भी R होगी, D ले लोगे तब भी R होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो समझ में थोड़ा बहुत आया। अब मुझे जितना काम का है बस उतना ही लिखूंगा, ठीक है, बाकी सब मिटा दूंगा। डेरिवेशन करना तो इतना आसान काम है कि तुम लोग वैसे बहुत तेज हो, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कुछ सिखाया था? मैंने सिखाया था अगर कोई एक वायर है उसके ऊपर पूरे चार्ज को बिखेर दिया जाए, है ना, तो जिसके ऊपर डेंसिटी होती है चार्ज की, वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है? जो टोटल चार्ज आपने बिखेरा इस पूरे वायर के ऊपर अपॉन जो टोटल लेंथ है। अगर मैंने इसमें छोटा टुकड़ा ले लिया dl, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो छोटा सा होगा, है ना। लेकिन डेंसिटी तो ऐसी चीज है जो कांस्टेंट होती है सर, है ना, वो नहीं बदलती है, घनत्व नहीं बदलता है किसी मटेरियल का। अच्छा, तो ये हो जाएगा सर, यहाँ पे जो छोटा वाला चार्ज है वो dq, dq क्या है? इस बड़े चार्ज का छोटा सा हिस्सा अपॉन जो छोटी सी लेंथ है, ठीक है। गेट बंद करोगे, ठीक है।
अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। अब मैं एक खेल खेलने वाला हूं। मैं कहूं इस जो वायर की लेंथ है ना, ये लेंथ आपकी 2πr के बराबर है। गलत कह दिया कुछ मैंने? ये जो लेंथ है ये 2πr के बराबर है। मतलब एक्चुअल में ये जो रिंग बनी, ये एक पहले वायर था, उसी को हमने एक सर्कल बना दिया, है ना। जैसे कि बेचारा ये माइक है ना, हमेशा इसी का बलिदान होता है। हाँ, इसको दिख रहा है, देखो ये एक सीधा है वायर है। मैं सर्कल बना दूं थोड़ा इसका, ठीक है, दिख रहा है सर्कल, दिख रहा है, दिख रहा है ना बड़े भाई। था तो सीधा वायर ही ना, देखो फिर से वायर बन गया, क्लियर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं, ये सर एक वायर जिसकी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। यही तो होता है ना, किसी वृत्त का जो आपका जो बाउंड्री पेरीमीटर होता है वो 2πr के बराबर होता है, पता होना चाहिए। मतलब उसकी जो लेंथ है, तो इसकी लेंथ मैंने 2πr ले लिया। समझ में आ रहा है? तो मैंने रिंग को सीधा कर दिया पहले तो, किस लिए, अपने सहूलियत के लिए। मुझे क्या मिल गया, लैम्डा मिल गया। या फिर मैं यूं कहूं, जो छोटा सा चार्ज होगा इस dl लेंथ के ऊपर, ये जो dl लेंथ जो मैंने ली थी, इस पर कितना चार्ज होगा ये जानना था मुझे, तो मैंने dq का एक फॉर्मूला बना लिया, लैम्डा इनटू dl। क्या भाई ठीक है? क्या भाई ठीक है? ठीक है ना। यहां इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। कोई दिक्कत? अभी थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत कर लिया। अब वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसको लिखने जा रहा हूं, ठीक है। देखो, पढ़ो ऐसा कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं, ठीक है। चलो, इस छोटू से लेंथ से छोटू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एंगल पे लग रही है ना, यहां पर एक एंगल पर लग रही है। तो एक चीज सीखो, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप लोग बहुत तेज हैं और आप लोगों को सब आता है, तब भी मैं थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि ये एंगल वाला सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ये नाराज हो जाता है ना थोड़ा सा बीच बीच में, कहता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, इसीलिए। चलिए, अगर मैंने यहां पर एंगल क्या ले लिया बेटा, थीटा, हाँ थीटा ले लिया, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियस, ये जो डिस्टेंस होती है उसी के अलावा होती है। अरे यार कुछ याद होना चाहिए तुम लोगों को, Q1 Q2 होता है, तो इसके बीच में अगर दूरी ये r है, मान लो Q1 लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की तरफ, तो एरो यही होगा। अब ये किसके अलावा होगी, इस डिस्टेंस के अलावा होगी ना, किसी और अलावा हो जाएगी नहीं ना। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर, मैंने कहा ये dl लगा रहा है, तो मैंने कहा ये de हो गया। बड़े भाई ठीक है? ठीक है, इसका जो कोण होगा वो भी थीटा होगा। ये क्या बता दिया मैंने, गलत बता दिया क्या कुछ? आराम से सोच लेना, जब सोच लेना सब कुछ, तब मुझे बताना जो मैंने पढ़ाया वो सही है या गलत है। अब ठीक कर दिया मैंने, चालाक हो ना, फटाफट जो गलती होती है ठीक कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो ये थीटा इधर चला जाएगा ना वर्टिकली अपोजिट, ठीक है बड़े भाई। अच्छा, इसी प्रकार से अगर कोई बिंदु इसी के जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ पर ले लिया, उसके कारण भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ऐसे बाहर की तरफ, वो भी जो कोण बनाएगी वो भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल, ठीक है। अब सीखिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, कोई भी सदिश होता है, ठीक है, सदिश जानते हो ना, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके दो आप कंपोनेंट बना सकते हैं x और y एक्सिस में। अगर वो x एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर भी मैंने थीटा ले लिया, तो उसके दो कंपोनेंट से दो हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा कहाँ जाएगा, इस x के अलावा एक जाएगा, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, a cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा, a sin, ठीक है बड़े भाई। और a वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर d एक कोण बना रहा है, तो d का दो कंपोनेंट होगा, एक आपका इस दिशा में होगा, कौन सा, d cos थीटा, और एक इस दिशा में होगा, वो क्या होगा, de sin थीटा। ये समझ में आया? यही तो किया, जो यहां किया था वही सेम चीज वहां रिपीट कर दिया। अरे भाई यहाँ एक कोण बना था थीटा, यहाँ पे भी तो de बना रहा है कोण, किससे, x एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो x एक्सिस के अलोंग तो a cos थीटा मतलब d cos थीटा यहाँ लिखना चाहिए मुझे,
है ना बड़े भाई। और उसके लंबवत x के लंबवत नीचे की तरफ, नीचे था नीचे जाएगा तो कहां जाएगा, यहां x से दूर करेंगे d को तो d sin थीटा, इसी प्रकार से ऊपर भी हो जाएगा d sin थीटा और इधर क्या हो जाएगा d cos थीटा। आराम से, ठीक है। लेकिन मैंने ये पाया क्योंकि मैंने जो लेंथ ली वो दोनों ए सेम ली, मतलब कि जितना चार्ज यहां उतना चार्ज यहां, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, मतलब बल बराबर लग सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पोटेंशियल देखें तो बराबर ही है, दूरी भी बराबर, तो इसका मतलब एक इसका ऊपर की तरफ d sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है ना। अरे ये दोनों बल जो मैं लगाता हूं बार बार, ये हाथ इधर खींच रहा है, ये हाथ, दोनों अपोजिट है कि नहीं। इसका मतलब है ये इसको कट कर देगा, लेकिन जो d cos थीटा है वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं बाहर की तरफ। देखो ना, ये है तुम्हारा d, देखो ये छोटा वाला एक इधर एक इधर, इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, देखो कैंसिल आउट, भैया मेरा हाथ इससे नीचे नहीं जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आया, d sin थीटा है ये, फिर d cos थीटा ऐसे जुड़ गए और दोनों पॉइंट p को बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। चलो कुछ तो आ रहा है। चलिए काम हो गया आपका, बस यही समझना था। तो मतलब अब मुझे एक ही के लिए सॉल्व करना है, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल चुका है कि जितने बाकी के होंगे वो सारे भी इतना ही लगाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि d sin थीटा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने भी बिंदु होंगे आपके रिंग के ऊपर वो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सबका साइन कंपोनेंट क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। मतलब इसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट मैंने यहां ले लिया, इसके अपोजिट वाला जो पॉइंट होगा, है ना, वो क्या करेगा, लगा देगा, है ना, इसके डायरेक्टली यहां इस तरफ, है ना, वो अपोजिट लगा देगा तो उसका d sin थीटा कैंसिल आउट कर देगा। इसी प्रकार जितने भी बिंदु होंगे वो सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को d sin थीटा उसका कैंसिल आउट, लेकिन सबका d cos थीटा ऐड होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे cos थीटा वाले कंपोनेंट को। ठीक है, चलो कुछ पल्ले पड़ रहा है, जब तक पल्ले पड़ रहा है फटाफट बता दें, है ना, नहीं तो धीमे से भी कहोगे सर नहीं आया सर, फिर सर जी को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलो तो यहाँ आ गया, एक चीज क्लियर हो गई, डी cos थीटा, एक कंपोनेंट से d cos जितने भी ढेर सारे होंगे उन सबसे भी d cos थीटा ही आपका उपयोग में आने वाला है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो भैया फटाफट लिख लो, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो d cos थीटा को कैसे शुरुआत करेंगे बताइए, अब तो बुद्धि लगाओ। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुमको ये पता चल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर किससे निकलेगी, वो कहां से कहां तक करना है, अब ये सोचो बस। तो d की वैल्यू तुम बताओ, cos थीटा हम सिखा देंगे, cos थीटा की टेंशन तुमको नहीं लेनी, तुम d लिख के दिखाओ। d लिखने के लिए क्या होगा यार, सर इतना सिंपल तो है, इतना सब कुछ पढ़ा दिया मैंने सिर्फ तुमसे मैग्नीट्यूड मांगा, मैंने तुमसे वेक्टर भी नहीं मांगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर देना। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बताइए, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या तो मैं कह सकता हूं k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक हिस्सा तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया। cos थीटा तुम सोचो, cos थीटा बहुत सिंपल है, ये ट्रायंगल फिर से इस्तेमाल करूंगा मैं, यहां एंगल कितना था भैया, थीटा। ठीक है, तो थीटा अगर ये है तो cos थीटा बराबर होता है सर जी बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या, सबसे बड़ी भुजा, है ना, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा से लगी हुई साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस कितना हो गया यहाँ पर सर x, और हाइपोटेनस तो अभी आपने निकाला था r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लो cos थीटा भी मैंने निकाल दिया, सारी वैल्यू पुट कर दें। चलो तो यहाँ पर de वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, अभी वेक्टर फॉर्म कराना होगा तो बता दें। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, de cos थीटा, और d कितना था, k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने निकाल दिया था, मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी पूछो, नहीं ना, फटाफट करो।
और चीज दिखा देता हूं, अगर कोई भी चीज बेटा रूट के अंदर लिखी हुई है तो उसको आप पावर के फॉर्म में a की पावर 1/2 लिख सकते हो। दूसरी चीज, अगर एक ही चीज दो बार लिखी है, जैसे a लिखा है और a की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो पता है इनकी पावर ऐड हो जाती है। कैसे? एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, x की पावर m प्लस n, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी देख लेना, तो हो जाएगा k dq x अपॉन, ध्यान से देखना अभी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 ना, कैसे? वो लिखवाया तो है, रूट के अंदर है तो उसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हो, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 हो गई। 1 प्लस 1/2 क्या होता है बताओ? एलसीएम लेना नहीं आता है, 3/2 नहीं आता है, जिसको उसके लिए कर दे रहे हैं। एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ो, ये तो तुम्हारा छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, k dq kx बाहर कर ले अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब ध्यान से देखना dq क्या होता है, लैम्डा फिर dl, यही तो होगा ना, लैम्डा dl ही तो होगा। अच्छा अच्छा, आगे नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर एक x भी है, ठीक है, और लैम्डा क्या लिख सकते हैं q अपॉन l, तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, dl पे ही लगेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा dl पे, तो dl को अलग कर ले, dl को इधर लिख दे, इंटीग्रेशन dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा l, कैपिटल L टोटल लेंथ है ना। अच्छा अच्छा, ये 0 से 2 पाई r है ना, 2 पाई r, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा देख लेना ध्यान से, लैम्डा को मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 q अपॉन कैपिटल L, समझ में आ रहा है, q अपॉन कैपिटल L, ध्यान से देखते जाना ध्यान से, तो k कैपिटल Q x ये लिख रहा हूं, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू कैपिटल L, और यह dl का इंटीग्रेशन क्या होगा L, और L की वैल्यू क्या होगी 0 से 2 पाई r, ठीक है, तो इसको मैं L और यहां लिख दूंगा 0 से 2 पाई r। अच्छा, इस L की वैल्यू तो 2 पाई r होगी, अरे अभी तो सिखाया था सर्कमफरेंस ऑफ रिंग, रिंग की कितनी क्या होती है, पेरीमीटर 2 पाई r ही तो होती है ना, तो यहाँ पे भी 2 पाई r पुट करोगे, है ना। चाहे तो तुम इसको लिमिट पुट करके सॉल्व कर लो, बिना किए भी आंसर आ जाएगा, कैसे कट ही जाएगा, ये LL तो कट जाएगा। लेकिन अभी देखो, सीखो ध्यान से, मैं पूरा करना सिखा रहा हूं आपको कि किसी भी स्तर पे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो आगे स्टेप भी कर रहे हैं, तो लिमिट पुट करना सीख लो, तो क्या हो जाएगा k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, इनटू यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तो L है, एक तो यहाँ पर L है, तो ये 1 अपॉन 2 पाई r, L को मैंने 2 पाई r पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, देखो एक बार L के लिए क्या पुट करेंगे 2 पाई r, और एक बार क्या पुट करेंगे -0, कैसे करते हैं देखो, सीखो रूपला, सीखो भैया, जो ऊपर की लिमिट है वो पहले पुट करेंगे, तो L की वैल्यू एक बार 2 पाई r, फिर जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को घटाया जाता है, तो 2 पाई r आ गया, L की वैल्यू एक बार माइनस, उसके बाद छोटी वाली वैल्यू क्या थी 0, लोअर लिमिट क्या थी 0, तो 2 पाई r माइनस 0 क्या आएगा आंसर में, 2 पाई r ही तो आएगा, 2 पाई r में 0 घटाओगे तो बचे क्या 2 पाई r, हाँ जी सर, जी सर, ठीक है, इनटू 1 अपॉन 2 पाई r इनटू 2 पाई r, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ऐसे करना था। इज इट क्लियर? इसका एक और वर्जन होता है, बहुत फेमसली नोन है, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है r से,
तो इसका मतलब x का स्क्वायर करेंगे, मैंने क्या सिखाया था, बहुत छोटी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, और छोटी वैल्यू मिलेगी, तो उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा निगलेक्ट करेंगे, तो आंसर एक नया क्या मिल जाएगा, e विल बी इक्वल टू kqx अपॉन, अब यहां से ये हटा देंगे है ना, x स्क्वायर हटा देंगे, बचेगा क्या, r स्क्वायर की पावर 3/2। और मैंने आपको इस पावर को तोड़ना सिखाया था, है ना, क्या सिखाया था, कैसे तोड़ा जाता है, जैसे मान लो, बहुत सिंपल होता है, चलो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ वापस से, x की पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो एक्चुअल में क्या होता है, x की पावर m into n हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, देखना पड़े भाई ध्यान से। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, r स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है, 3 into 1/2 लिख दूं, ठीक है, 1/2 क्या था, स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ r स्क्वायर की पावर 1/2 और उसकी होल पावर 3, r का r स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, r आएगा ना, अरे भैया जब 4 होता है तो आंसर क्या आता है, 2 कैसे आता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 2 बाहर आ जाता है, तो r का स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो मतलब r बाहर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है बचेगा क्या, r की पावर 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, r3, यहाँ आंसर क्या आएगा, r3 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, आ जाएगा kqx अपॉन r3। इसको लिखना है दूसरे तरीके से तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, स्मॉल r का स्क्वायर, तो इतने फॉर्मूले बनते हैं ना बेटा, वो कुछ होते नहीं, रटने की भी जरूरत नहीं है, ये पूरी वैल्यू क्या है, स्मॉल r के स्क्वायर के बराबर, देखो स्मॉल r क्या होता था, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं, सही है ना, रूट लगा था स्क्वायर कर दिया तो हट गया, तो मैं इसी को एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या, स्मॉल r3, सारे फॉर्मूले परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिख देते हैं और आपको लगता है कि बहुत डरावना हो गया, फिजिक्स में कुछ दम नहीं है, सब बहुत आसान है, समझ में आया, मैंने सिर्फ स्मॉल r की जो वैल्यू पुट की थी उसको वापस से स्मॉल r के फॉर्म में लिख दिया, ये क्या निकाला तुमने रूपलाल, काहे डर रहे हो, देखो डरो नहीं बड़े भाई, ये लिखा है सामने, देखो ना, मिलाओ जो मैं बता रहा हूँ सही है कि नहीं, रूट में लिखा था, इसको स्मॉल r के बराबर किया, यही तो निकाला तुमने ना, इसी को तो यहाँ वापस से पुट कर दिया, इसको वापस से पुट कर दिया, सारे एक ही चीज के फॉर्मूले हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं क्या करूं, मैं ये जो पॉइंट P है इसको उठा के, एक सवाल बनता है, इसको उठा के अगर ओरिजिन पे ले आऊं या फिर सेंटर पे ले आऊं, किस पे, या सेंटर पे, ओरिजिन मतलब सेंटर मान लो, ठीक है, सेंटर ही होता है एक्चुअली, मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, पॉइंट P को उठा के वापस से ले आ दिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी या नहीं होगी, कैसे, हाँ वहां पर, हाँ अभी सीखा था, अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, लेकिन मैं तो फॉर्मूले से सोच रहा था जवाब आएगा, थोड़ा ध्यान दिए होते, मैंने सोचा तुम इस पे दिमाग लगाओगे, यहाँ x 0 हो गया सर, है ना, x 0 हो गया तब भी 0 हो गया, बात तो वो तो सही बताई, इसने परफेक्ट बताई, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि आप इससे बताओगे, ये फॉर्मूले में ध्यान से देखो ना, यहाँ पे भी तो x वही है, दूरी है पॉइंट P की, जब x 0 हो जाएगा कि वापस से वो O पे आ जाएगा, O से ही तो दूरी थी, जब O पे बैठ गए तो वापस से दूरी 0 हो जाएगी, और 0 हो गई तो ये पूरा फॉर्मूला, मतलब ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन उसी बात का है जो तुम कह रहे हो, वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था जो मैंने बताया है ना, वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं, बराबर लग रहा है, लेकिन ये उसका मैथमेटिकल तरीका है देखने का कि उस पे 0 क्यों होती है, समझ में आ गया, हाँ एक ही चीज के दो अलग तरीके से आपको आंसर, अगर कोई सेगमेंट होगा, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया ना, मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूं यार, ये जो आपकी लेंथ होगी ना इस सेगमेंट की, ये किसके बराबर होगी बताओ, जल्दी से बताओ, आर अल्फा, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, अरे यार ये पहली क्लास मेरी 11th क्लास की बेसिक मैथ की होती है, इसमें एंगल पढ़ाते हैं, उसी समय बताता हूं आर्क लेंथ का रिलेशन क्या होता है, तो आर्क लेंथ जो होता है वो किसका होता है, रेडियस इनटू एंगल, ठीक है, आर अल्फा,
ये भी क्या है, यहाँ पर जो लैम्डा निकलेगा वो टोटल चार्ज क्यू, क्योंकि इस पे पूरा चार्ज टोटल क्यू है, क्यू अपॉन आर अल्फा। इसका डेरिवेशन तो और सिंपल है, इसका डेरिवेशन तो और सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये आप खुद करेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो अब इस बार सवाल बदल गया है, सवाल थोड़ा सा बदल गया है, ध्यान सुनिएगा बेटा। यहां पर ये सेंटर मतलब पता है क्या है, ये ऐसे रिंग होती थी हमारी, है ना, ऐसे रिंग होती थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिंग का मैंने कुछ हिस्सा कट करके अलग कर लिया। जैसे मान लो मैंने यहां से यहां तक ये येलो वाला पोर्शन मैंने कट करके अलग कर लिया, बाकी सबको मैंने हटा दिया। और पहले सेंटर ओ, रुको कलर कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया, ये जो सेंटर ओ था इस पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी। क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि ये इसी का अपोजिट वाला जो हिस्सा था वो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे रहा था। लेकिन अब तो मैंने सबको हटा दिया, मतलब मैं सबको मिटाने वाला हूं, मैं इन सबको मिटा दूंगा। अच्छा, इन सबको मिटा दिया तो अब बचा सिर्फ इस पे इतना सा पॉजिटिव चार्ज, और अब कोई इसको अपोजिशन करने वाला नहीं रहा, है ना। तो अब मैं कह सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी बाहर की तरफ, इन सब के वजह से मिलकर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। अब मैं कह रहा हूं यही फॉर्मूला डिराइव करो, तो इस बार वो दिमाग मत लगा लेना पुराना वाला, क्योंकि ये तो सर्कल के ऊपर वापस से आ गया ना, रिंग जो थी उसके सेंटर पे आके बैठ गए हम लोग, और कह रहे हैं अब बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर लग रही है। पिछली बार रिंग के बाहर थे, सेंटर के ही हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर चले गए, है ना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, सेंटर के परपेंडिकुलर मतलब उसकी एक्सिस, उस एक्सिस पर x दूरी ऊपर चले गए। अब कह रहे हैं उस पॉइंट P पर बताओ, तो वो अलग केस हो गया, वो टोपी वाला केस हो गया, है ना, कोन वाला। लेकिन यहां पर तो आपके सेंटर पे बैठे हैं हम, ठीक है, थोड़ा संभल के करना। बस मैंने आपकी हेल्प, बहुत इंपॉर्टेंट वाली हेल्प कर दी, ठीक। अब आप बाकी कर लेना। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन आर, ठीक है। ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में तो मैं बता ही देता हूं हमेशा, ठीक है, क्योंकि आज मैं क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं। सिमिलरली अब सेमी सर्कुलर रिंग बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, सेम मतलब पूरी रिंग को आधा आधा कट कर दिया, और वापस से पूछ रहा हूं कि सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। दो केसेस रखे, केस 1 में जो चार्ज है वो क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन केस 2 में चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, आधे पे क्या है पॉजिटिव और आधे पे क्या है नेगेटिव। तो पूछ रहे हैं बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, करके आइएगा, ट्राई करिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे आपके इतने आसान हैं। देखो यहाँ पर इसका रेडियस r हो गया, जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है, सेमी सर्कल है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा पाई r ना। अरे गधों, इतना क्यों डरते हो तुम लोग, सोचते बहुत। तो इसका पूरा कितना था बताओ, इसका पूरा लंबाई कितनी थी बताओ, ये पूरी लेंथ कितनी थी भाई, ये 2 पाई r थी, है ना। अब मैंने इसको आधा कट कर दिया, बचेगा क्या, पाई r ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहां पर भी पाई r होगा, तो लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा क्या हो जाएगा, इस केस में तो लैम्डा आसान है, लैम्डा बराबर q बटे पाई r। दूसरे वाले केस में दिमाग लगा लेना, ठीक है, रिजल्टेंट q मान लेना टोटल, ठीक है, फिर निकालने की कोशिश करना, हो जाएगा। तो इसका लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। k तो पता है ना, k क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, सिंपल है। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, E एट सेंटर विल बी इक्वल टू q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होंगे क्वेश्चंस में, डेरिवेशन कर लोगे, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा ही, पिछली बार होमवर्क दिया था, आज करवाया था। अप्रोच यही रहेगी पूरे साल, पहले एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। आप ट्राई करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, गलतियां करेंगे तो मैं उसको सुधार दूंगा,
ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे फिजिक्स। ठीक है अनाहिता, आपको अपने डाउट्स क्लियर हुए जो आपने गलतियां करी थी सॉल्यूशन में? मैंने खासकर से उस पर ध्यान दिया था। आपने सॉल्यूशन भेजा था, उसमें आखिरी के स्टेप में आप कंफ्यूज हो गई थी। वो 2 पाई आर आपने वैल्यू पुट नहीं किया, आपने 2 पाई एक्स कर दिया था, उसके उसको कट भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो वाला एरर देख लेना ध्यान से एक बार। नेक्स्ट, दीज आर योर होमवर्क्स। लिख दो, नहीं तो कहोगे अगली क्लास में होमवर्क ही नहीं था। सर वो क्या है, 2k लैम्डा, लैम्डा है। ठीक है, तारीफ मत करना मेरी राइटिंग की। नहीं देखो, ज्यादा तारीफ पसंद नहीं है मुझे। आगे बढ़े, अब सवाल लगाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो चीजें बताई हैं उसको ध्यान रखना जैसे अभी रखे थे। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम, ये क्या लिखा हुआ है? ये माइक्रोकूलम लिखा हुआ है। ठीक है, माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको कूलम पे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 0.009 into 10 to the power -6 कूलम। ठीक है, is placed at the origin, calculate the intensity of electric field due to this point charge at point √2, √7, 0 3D में दे दिया। ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है यार, डराने के लिए है सिर्फ। मुझे ये x, y दिख रहा है, मुझे जीरो दिख ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं है उसका, है ना? ये मुझे x, y दिख रहा है, देखो यही होता है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो चीजें 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी, अगर नहीं अच्छा रहेगा तो ठीक है। तो x, y, 0 का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो भी प्लेन के अंदर आपके x, y प्लेन के अंदर ही पॉइंट लाई कर रहा है, z पे गया ही नहीं, है ना? लेकिन कंफ्यूज करने के लिए मैंने z डाल दिया ताकि तुम उसको देखो, अरे 3D में हो गया, 3D में कैसे करेंगे, है ना? तो सीखो इस। ये है तुम्हारी ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है? 0.009 into 10 to the power -6 कूलम। ठीक है बड़े भाई, जो तुम्हारा x, y है, एक तो पॉजिटिव है तो मतलब कहां लाई करेगा? इस वाले रीजन में, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? सिर्फ पहले वाले क्वाड्रेंट में, इस पोर्शन में ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, पता है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मैंने मान लिया ये पॉइंट यहां कहीं है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहां कहीं है। क्या आ जाएगा? √2, √7। ठीक है बड़े भाई, कीप इट सिंपल। तो इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर यूज करना पड़ेगा। हाँ भैया, हाँ ठीक है। अब इस पोजीशन वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? तो बेटा, जो x एक्सिस की दिशा में होता है वहां पर वेक्टर में अगर लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर होता है i वेक्टर। तो हम x एक्सिस से कोऑर्डिनेट को i वेक्टर के साथ लिख देते हैं, तो मतलब वो x की दिशा में जो वैल्यू है, और आपका मैग्नीट्यूड हो गया √2 और डायरेक्शन क्या हो गया? i कैप। इसी प्रकार से अगर कोई भी वैल्यू आपकी y की दिशा में, तो उस वैल्यू के आगे अगर हम j कैप लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, है ना? मतलब वो सदिश बन जाएगा। √2 एक अदिश है, लेकिन √2 i कैप एक सदिश है ना? प्लस √7 j कैप। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया? वेक्टर फॉर्म में r की वैल्यू लिख दी। क्या भाई ठीक है? तो आगे करोगे कि अब मैं क्या करूं उसमें? खुद भी करो कुछ, अब कुछ करना ही नहीं है एक्चुअल में। k की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, चलो एक और चीज सिखा देता हूं। आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो सीखो क्या करना होता है। कुछ नहीं करना होता, अंडर रूट के अंदर जो i का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस जो j का मैग्नीट्यूड है, कितना है भाई रूपलाल? √7 का होल स्क्वायर कर दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2 + 7, ये क्या आ जाएगा? √9। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 3। तो देखो भैया, तुम्हें r की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है बड़े भाई, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो के क्यू इंटू आर वेक्टर बटे आर क्यूब। क्या भाई ठीक है? यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में। मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था ई आई करके, परफेक्ट फॉर्मूला था वो, हमेशा लग रहा था, हर जगह लग रहा था। लास्ट क्लास का फॉर्मूला था। बड़े भाई लोग कहाँ रहते हो तुम लोग? चेहरे पे तो तुम लोग कैसे उदासीनता रहती है, देख के हमको नींद आ जाती है। यही है फॉर्मूला। अरे आई की जगह जो तुम्हारा 1 2 0 कुछ भी लगा लो, है ना। देखो के क्यू और फिर अब वो R1 वेक्टर है कि R वेक्टर है वो तुम देख लेना। फिर नीचे क्या करना है, जो वेक्टर ऊपर उसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है। ये परमानेंट फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने कोई मतलब नहीं है। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.09 ना, 009 ना। अरे यार 0.009 को मैं लिख सकता हूं 9/10⁻³ है। गलत किया मैंने कुछ? बड़े भाई रूपलाल नहीं पच्छरा। अरे भैया सीखो, एक को भाग करो 1000 से, या मैं कहूं एक को भाग करो 10⁻³ से। एक ही बात है। कितना आएगा? बड़ा टेंशन। 0.001। अरे बहुत सही। मैंने यहाँ क्या किया, 9 को भाग दे दिया 1000 से, क्या आएगा? 0.001। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब है तुम ये भी कहोगे कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रोना नहीं, आराम से, ठीक है। 9 गुणे 10⁻³ लिख सकता हूँ। कैसे किया? नीचे था +3, ऊपर ले आया -3। ठीक, इसके बाद जो गुणे में था वो भी लिख सकता हूँ बड़े भाई। ठीक है, सही कर दिया मैंने। और फिर क्या सीखा था? अभी एक फॉर्मूला सिखाया था, x⁻m है इंटू x⁻n, तो क्या हो सकता है? x⁻m+n। मैंने क्या ऐसा बोला कि m पॉजिटिव ही होना चाहिए? मैंने ऐसा कुछ बोला? तो निगेटिव भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी देखो 10 है और ये भी 10 है। x का मतलब क्या है? दोनों एक ही नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 10 है, कोई बात नहीं, पावर क्या है? अलग अलग है, पावर ऐड हो जाएगी। 6 + 3 कितना होता है? 9। माइनस में तो -9, कितना आ गया? 9 गुणे 10⁻। अब ये दिखने में आसान लग रहा है कि ये आसान था? हाँ, तो यही करना है। ठीक है, चलो। तो k की वैल्यू कितनी लिखवाई मैंने? यहाँ लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। k q की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻−9। k q लिख गया डिवीजन में। r की वैल्यू कितनी निकाली? 3 का क्यूब। और यहाँ पर r वेक्टर लिखना है। r वेक्टर कहाँ लिखा है? लिखा है कहीं? अरे कहीं लिखा है बड़े भाई? अरे कौन बोलेगा? हम बोलेंगे? देख के तो बोलो। हो गया सॉल्यूशन, छाप लो बस। इसको सॉल्व कर लोगे। देखो इसकी इस बार देखो फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर वाला। +9 -9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। 10⁻0 मतलब आंसर 1। तो मतलब ये तो ऐसे ही कट गया, है ना। 9 से क्या होता है? 81। नीचे क्या होगा? 27। इतना समय क्यों लगा? 3 का टेबल नहीं आता? हाँ, ऊपर क्या आ जाएगा? अरे भाई 81 था, नीचे क्या? 27। 27 गुणे 3 करेंगे, क्या आएगा? 81। चलो टेबल पढ़ेंगे कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे टू डू जा क्या होता है। ठीक है, देखो फिजिक्स कठिन नहीं होती है, बस ये छोटी छोटी बातें जो है। आप देखो हमने कुछ किया, इतना क्वेश्चन दिखने में डरावना था, करने में कुछ है ही नहीं। बस क्वेश्चन समझ जाओगे तो कर लोगे। यहाँ बचेगा 81/27। अभी भाग खुद करो, भाग नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए। कर लोगे कि नहीं? करके बताओ। 3 से बटेगा 3 से 21। 1 2 कैरी 3 6 6 तो 8, 81 आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुमने खुद से कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई √2i + √7j कैप। अब ये 3 का गुणा अंदर कर देना बस। कहाँ लिख दे आंसर? अगर इजाजत हो तो मैं ऐसे बोल देता हूं 3√2i कैप + 3√7j कैप इसका आंसर है। 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया बस ब्रैकेट खोल के। ठीक है, और कुछ नहीं किया, ये इसका आंसर है। सही है, समझ में आ गया? आ गया? यूनिट बताओ। यूनिट बताओ। यूनिट नहीं पूछी मैंने। अनायता बताइए भाई, यूनिट क्या होगी? चैट सेक्शन जाइए, फटाफट मुझे बताइए आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको अच्छे से?
क्वेश्चन बहुत आसान है यार सारे, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो सब आसान लगेगा। जल्दी से नोट करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आज घड़ी नहीं मेरी बंद हो गई घड़ी। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ब्लू कलर से लिखा हूँ, इसका आंसर लिखा हूँ यहाँ पर, आंसर दिख रहा है ना इसको, दिख रहा है। क्या आ जाएगा 3 इंटू रूट 2, 3 रूट 2 आई कैप प्लस फिर 3 रूट 7 जी, ये इसका आंसर है। और यूनिट क्या होती है बड़े भाई, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अरे इतना नहीं आता है, E इक्वल टू पीछे लिखवाया था, ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। कितनी बार पढ़ा है, हाँ पर ध्यान देके पढ़ो, ये इसका आंसर है, छाप लो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना बेसिक है, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन करो यार। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर ए एंड बी। करो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, हमें पॉइंट ओ पे निकालना है। इसमें कुछ नहीं लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाएगा, सिंपल। तो एक बार क्या करेंगे, पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, दूसरे वाले की वजह से कितनी लग रही है, फिर तीसरे, फिर चौथे एंड डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है ना, ये नेगेटिव था अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये आपका फिर से रिपल्सिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है क्या, ये आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ठीक है, नहीं ये अरिथमेटिक नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, माफ करना जल्दीबाजी में बोल दिया मैंने। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है भाई, एपी में एक कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब एक कॉमन नंबर ऐड होता है जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जीपी में क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, या फिर उसको कॉमन रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, एक कॉमन नंबर जो है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ देखो पहला क्यू था, फिर उसमें वापस से q/2, q/4 एंड सो ऑन। देखो पहला चार्ज क्या था q, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कितना हुआ 1/2, क्या बन गया q/2, फिर q/2 में फिर से 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया q/4, नेक्स्ट क्या होगा फिर से 1/2 q/8 एंड सो ऑन। इस तरीके सारे आपके चार्ज जितने हैं उसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, मतलब जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है 1/2। तो ऐसे जब आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है तो उसमें अगर आपको सम निकालना है, मतलब क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सीरीज का, वो आप नोट कर लें और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये मेरे बेसिक मैथमेटिक्स शीट में क्लास 11 जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, लिखो एस इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r। ये क्या है, जो पहला टर्म है। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है तुम्हारा q। ठीक है, समझ में आ रहा है, और r क्या है, जो कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, E1 की बात कर रहा हूं, क्या आ जाएगा KQ अपॉन क्या आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा यार, आराम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट E2 क्या आएगा, KQ अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4। E3 क्या आएगा 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 एंड सो ऑन। तो यहां जो कॉमन रेशियो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज में आएगा वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस है ना, ये 2 हो गया, फिर ये 4 मीटर हो गया, नेक्स्ट क्या होगा 8 मीटर पे होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप सब निकालोगे तो आप ये पाओगे जो आपका कॉमन रेशियो है वो कितना है 1/4।
देखो ना, एक बार 4 4 के बाद 16 है ना, फिर 16 का स्क्वायर करोगे है ना, 16 गुणे 4 करोगे 64 आएगा है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा नंबर। बुद्धि लगाओ थोड़ी। हाँ क्या हो गया रे, सोचो। अरे ये नेक्स्ट क्या आएगा, 8 मीटर आएगा। और ये देखो ध्यान से, के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया, E4 कितना होगा, होगा होगा कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन 16 इंटू 4 लिख सकते हैं बड़े भाई। तो ये के क्यू अपॉन 16 ये E3 हो गया, और 1/4 क्या होगा, जो हमने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया कॉमन मल्टीपल। तो इन सब में क्या है, देखो 1/4 का ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इसमें 1/4 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई किया ये मिल गया, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। इसी प्रकार से अगला ढूंढना है तो फिर से 1/4 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तो यहाँ पर जीपी की सीरीज बन गई। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, पॉइंट ओ पर कितनी होगी। तो पहले केस के लिए EO विल बी इक्वल टू, ए क्या है आपका, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4। बस सॉल्व कर लीजिए। पहला वाला करना सबको आता है, पहला वाला तो आसान होता है, दूसरा वाला कोई करके बताए, दूसरा वाला कोई करके बताए तो जाने। नहीं कर पाओगे तो हम करवाएंगे, परेशान मत हो। बस मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, अब देखो तुम खुद कर लोगे। मैं इसमें एक काम करता हूं, यहां एक बार माइनस आ जाएगा, यहां एक बार माइनस आ जाएगा, यही तो होगा। देखो इसमें अल्टरनेट चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव है, तो अगर पहला प्लस है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा प्लस है, चौथा क्या होगा, और कहां पर होगा, 8 मीटर पर, है ना। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखें ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इसमें हम कॉमन ले लें, तो हम अगर सेकंड वाले को सॉल्व करें तो E0 विल बी इक्वल टू के क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूं बचेगा क्या, देखो ध्यान से। अरे के क्यू अपॉन 1, फिर के क्यू अपॉन माइनस में के क्यू अपॉन 4, फिर प्लस में के क्यू अपॉन 16, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट फिर से नेगेटिव आ जाएगा, के क्यू अपॉन 64, यही तो आएगा ना। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये पहला क्या होगा सर, आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1, दूसरे वाले में क्या बचेगा 1/4, लेकिन माइनस में, यही तो होगा ना। और फिर प्लस 1/16, फिर माइनस 1/64, और फिर से प्लस एंड माइनस, इस तरीके से चलता जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, तो बुद्धि लगा दो। तो जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, -1/4। देखो -1/4 होगा, ये माइनस में था है ना, तो क्या मैंने पहली बार क्या मल्टीप्लाई किया होगा, -1/4 मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो -KQ/4 आ गया। फिर दूसरे वाले में फिर से -KQ/4 में फिर से -1/4 मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। प्लस हो जाएगा कि नहीं, अरे माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं, इतना जानते हो कि नहीं। अगर आप निगेटिव को निगेटिव से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा बड़े भाई। तो ये प्लस, यहाँ पर प्लस KQ/16 आ गया, 4 चौक 16 होता है। अब फिर से मैंने -1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 16 चौक 64, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस था, एक प्लस में था एक माइनस में था। फिर अगला क्या आएगा, पॉजिटिव में, फिर अगला निगेटिव में, इस प्रकार से चलेगा पूरा सीरीज। तो इसका मतलब इसका उत्तर कैसा होगा, प्लस में निगेटिव। रुको, फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या है, कि Q अपॉन क्या देगा 1 माइनस -1/4। हमने बस R की वैल्यू तो पुट करी, R क्या है -1/4 है ना, उसको माइनस से पुट कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा 4KQ/5, 4KQ/5। क्यों, क्योंकि इस बार एलसीएम लोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। सॉल्व करके देखो और आंसर बताओ, समझ में आ गया। तो दो अलग अलग उत्तर आएंगे, एक बार 4KQ/3, एक बार 4KQ/5।
ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बड़े भाई थोड़ी ज्यादा बुद्धि लग गई, कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो आएगा, पेन चलाओगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पेन चलाइए, आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई? लिखो लिखो, समझ के लिखो। पीछे भाई क्या कर रहे हो? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। लिख लिया? मिस्टर शिवान साहब आगे बैठेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, मतलब ए का है ओरिजिन, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एक्स कॉमा वाई। ये क्या है? ये डेरिवेशन दे दिया मैंने बस थोड़ा सा, है ना? क्या करोगे? कुछ करना ही नहीं, ये बस एक छोटा सा डेरिवेशन दिया ताकि कंसेप्ट को वापस चेक कर लिया जाए। अभी सिखाया था आर को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी तो किया मैंने पिछले क्वेश्चन में, हाँ? फिर ये आपको क्या मिल गया? पोजीशन वेक्टर मिल गया, फिर कुछ करना ही नहीं था। E इज इक्वल टू सर होता है k क्यू, क्यू आपने मान लिया, अपॉन अब आर क्यूब और यहाँ क्या आ जाएगा? आर वेक्टर, दोनों में वैल्यू पुट कर दो। k क्यू क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा? ये 3/2। गलत कर दिया मैंने कुछ? अरे यार इसका मैंने मैग्नीट्यूड सिखाया था, क्या होता था? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर दो, आई वाले का मैंने बोला स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला इसका क्यूब करना है, तो इसका मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, और क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 3। अभी एक फॉर्मूला सिखाया था यार, x की पावर अगर m है, उसकी होल पावर n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बड़े भाई। तो 1/2 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो क्या जाएगा? 3/2। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? रूट को पावर के फॉर्म में लिखा, 1/2 की पावर 3, है ना? तो अब 1/2 इंटू 3 करेंगे, 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो एकदम करीब हो, यहीं से कर लो। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3, दैट इज 3/2। ठीक है, मैंने जो भी किया है नीचे लिख दिया, पढ़ लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। ये हो गया तुम्हारा छोटा सा डेरिवेशन, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब इसके बाद आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए। ठीक है, क्या भाई आ रहा है समझ में? वो नहीं आया। कौन सा वाला? जो बताया x की पावर कुछ है, 2 की पावर 3 है, उसकी होल पावर 4 है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस ये तो बोला मैंने, पावर ही तो मल्टीप्लाई की मैंने, नीचे भी तो मल्टीप्लाई करी। ये देखो रूट के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो पहले इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दी मैंने रूट हटा के। फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ, तो उसके बाहर कितनी पावर थी? 3, तो ये ब्रैकेट मैंने लगाया, बाहर पावर 3 हो गई। अब इस तरीके से देखो, मिलाओ इसको मिलाओ, मिल रहा है? देखो यहाँ एक पावर क्या हो गई? m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 3। फिर इसी फॉर्मूले की मदद से जैसे दोनों ब्रैकेट हटाएंगे तो ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/2 और 3 मल्टीप्लाई जाएंगे, 3/2 आ जाएगा। अब बस मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द मिल्टन ऑयल ड्रॉप experiment. If the direction of the electric field between the plate is reversed, then calculate the acceleration of the charged particle. बहुत बढ़िया। अब ये मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, दो प्लेट की बात हुई ना, तो दो प्लेट बना लो, ठीक है? ज्यादा परेशान नहीं हो जाता, फिजिक्स में बस डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ने जाओगे तो टाइम बीत जाएगा। हमें इतना पता था
कि दो प्लेट वेट थी कुछ, है ना, उनके बीच में ही चार्ज इधर कुछ जा रहा था, ऐसा कुछ पढ़ने में समझ में ऊपर ऊपर से आया, जितना समझ में आया उतना ही पढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो नेट फोर्स मतलब ये भी, ये वाली प्लेट भी कुछ बल लगा रही थी, ये भी लगा रही थी, दोनों का बल क्या था, ठीक है, कैंसिल हो रहे थे। आगे अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल दी गई तो प्लेट के बीच में, तब बताइए कि एक्सेलरेशन जो होगा, मतलब पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो मोशन होता है तो वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी बदलती भी है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सेलरेशन होता है। कुछ पल्ले पड़ा, हाँ। चलिए ये सब अगली क्लास में स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि सर जी आ गए और टाइम ओवर हो गया, ठीक है। तुम सेम लाए वो थोड़ा बहुत बता दें, थोड़ा सा बता दीजिए। मास ऑफ पार्टिकल, मान लो बीच में कोई पार्टिकल है ना, मास मान लो उसका m है, क्या मान लो, मास ऑफ, टाइम लग जाएगा फिर क्वेश्चन करने लगेंगे तो, ठीक है। चार्ज कितना है मान लेते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि चार्ज प्रॉपर्टी होती है किसी मास की, वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो चार्ज ऑन पार्टिकल क्या मान लिया, क्या हो जाएगा, स्मॉल q। अगर हम उसकी बात करें तो उसके ऊपर जो आपका, अब देखो इसमें अरेंजमेंट कैसे है, अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, अरेंजमेंट इस प्रकार से कर दूं तो मैं समझ में आएगा, एक्चुअली में होता भी ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, एक आपकी प्लेट ऐसे ऊपर की तरफ है और एक नीचे, ठीक। अब ये है आपका चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक नीचे की तरफ धरती माता क्या लगा रही होगी, एक बल लगा रही होगी mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है बड़े भाई, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव रहा होगा प्लेट, बहुत बढ़िया, तेज हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी, इस प्रकार से, है ना, बढ़िया है, अच्छी बात है, गेटिंग, मतलब समझ रहे हो तुम कंसेप्ट को, है ना। ओके बॉस, तो इसके ऊपर एक बल लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक फॉर्मूला था E सर जी F अपॉन Q। कैसे सर, Q क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने कहा बेटा इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q पे लग रही है, टेस्ट चार्ज पे नहीं लग रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे बल निकालना है, F क्या कर दो सर जी, QE कर दो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप देखो सर जी का समय ले लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा गुस्सा करेंगे, है ना, कहते हैं कि केमिस्ट्री में समय नहीं मिलता है, आप समय ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक। ये चार्ज Q है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक बल ऊपर की तरफ QE, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला, हवा में थोड़ा ना पता चला, ये खुद ही बता रहा है सवाल, कैसे बता रहा है, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने कहा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, अभी तो रेस्ट पे है, ये हवा में लटका हुआ है चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर दी, अच्छा जी, रिवर्स कर दी, क्वेश्चन कह रहा है रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब क्या, वो उल्टा हो गया, देखो अभी क्या होगा, ठीक है। अब ये बन गया पॉजिटिव, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, नीचे की तरफ। अब ये mg की सहयोगी हो गई, जो बल लग रहा है वो अभी भी QE है, लेकिन अब वो मदद कर रहा है, तो अब ये रेस्ट पे रहेगा नहीं ना, अब नीचे आने लगेगा ना, तो ये नीचे आएगा तो एक एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था सर, ये तो FBD है, ये तो FBD है, एट रेस्ट की कंडीशन में दूसरा FBD बनाएंगे, ये हो जाएगा QE और यहीं पर प्लस mg, और ये किसके बराबर होगा सर, अगर इसका एक्सेलरेशन ये है तो QE प्लस mg इज इक्वल टू ma होगा सर, ठीक है, ठीक है। अभी इसके पहले वाले इक्वेशन को अगर इसकी मदद से एक इक्वेशन बना लें तो QE बराबर mg, ये तेरा इक्वेशन नंबर 1, ये तेरा इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं यहाँ पर सर ये mg प्लस mg इज इक्वल टू ma, ये हो जाएगा सर 2mg इज इक्वल टू ma, mm कट गया, लो भैया एक्सेलरेशन आ गया, हो गया सॉल्यूशन, आ गया, बस यही करना था। अब बताओ मिल्कन्स ऑयल की जरूरत थी क्या तुमको,
तो ये तो सिर्फ डराने के लिए था, ठीक है, समझ में आ गया। बस तुम्हें इमेजिन करना है कि जो सिचुएशन बोल रहा है वो सिचुएशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अगर इसके पीछे पार्टिकल 2 प्लेट बना लो भैया, ठीक, मास है तो फिर mg लग रहा है, mg नीचे लगता है, जो नीचे लग रहा है ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा, तो अरेंजमेंट एक ही पॉसिबल है, क्या हो, सरफेस पे रखी हो, एक ऊपर रखी हो, उसके बीच में एक हमने छोटा सा चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक। इसके ऊपर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बल एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो हमने कैसे पता था पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, क्योंकि मुझे बताया गया है पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा अंदर की तरफ। तो ये तभी मुमकिन था जब पॉजिटिव नीचे रहेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगेगा तो mg के अगेंस्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा पहला कंडीशन। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब यहाँ जो रहा होगा वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला तो पॉजिटिव ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो ऊपर से चार्ज के ऊपर अब नीचे की तरफ बल लगने लगा जो कि mg के दिशा में ही था, तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे और उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या बताया गया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई भी एक्सटर्नल बल अगर लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका एक्सेशन a है तो उस बल की वैल्यू किसके बराबर होगी, m into a के बराबर होगी। तो टोटल बल कितना था, mg plus qe, ये, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ma के बराबर, बस। तो न्यूटन का दूसरा नियम जो हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, उसका इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया। अभी और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो बहुत कराते हैं, रुक जाइए सब्र करिए, लिखवाएंगे। ये टॉपिक मैं उतना नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दोबारा बस एक बार आपको ब्रीफिंग कर दूंगा, ठीक है। जहां से मुझे स्टार्ट करना है वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग गॉस लॉ के पास पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके बाद जब सेशन पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीवाई क्विज लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।